कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम घन और घनाभ से संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। सबसे पहले आइए हम घनाभ और घन, ये घनाभ की आकृति है ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक घनाभ है। आइए यहाँ लिख देते हैं आकृति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक घनाभ है, ये घनाभ है। ठीक इसी प्रकार ये जो आकृति है ए बी सी डी ई एफ जी एच एक घन है, एक घन है। जैसे कि एपिसोड में पूर्व क्लास में आपने देखा है कि घनाभ और ये क्या है, घन। तो घनाभ का जो प्रत्येक जो फलक होता है वो आयत के आकार का होता है। परिभाषा से हम जानते हैं 6 आयताकार फलकों से घिरी एक बंद आकृति क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। तो आइए पहले घनाभ से संबंधित कुछ सूत्र देख लेते हैं। क्योंकि देखिए पहला सूत्र, आइए हम एक आयत की आकृति देख लेते हैं पहले, ऐसे, ठीक है। ये जैसे क्या है, एक मिनट फिर से लेते हैं, ये आयत है, ठीक है। जैसे कि घनाभ का जो फलक होता है ना, ये इसमें ध्यान दीजिए, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, ठीक। अब यदि हम मान लो इसका विकर्ण निकालना चाहें तो ये आयत का विकर्ण हुआ। चूंकि आयत की परिभाषा से हम क्या जानते हैं और साथ में ये भी देखते हैं उसके गुणधर्म में कि आयत का एक कोण 90 अंश का होता है। तो यदि हमने विकर्ण को मिला दिया तो आयत जो है दो बराबर समकोण में बट गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में यदि लंबाई हमको ज्ञात है तो लंबाई यदि मान लीजिए a है और चौड़ाई को क्या माने हैं b, तो हमको ये जो कर्ण है उसका मान निकालना होगा। चूंकि ये 90 अंश का कोण है तो ये सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण। तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कोसाइन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पर हमें मालूम नहीं है तो कर्ण का वर्ग, लंब का मान कितना, देखिए इसको अगर हम लंब माने तो b का वर्ग, और ये अगर आधार माने तो a का वर्ग। तो कर्ण बराबर वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, b का वर्ग प्लस a का वर्ग। या हम कह सकते हैं कर्ण बराबर वर्गमूल में है ये a का वर्ग धन b का वर्ग का हमको क्या है, वर्गमूल लेना है। तो इस प्रकार से एक आयत में लंबाई और चौड़ाई है ना होती है, तो उसके आधार पे कर्ण की लंबाई जो है, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे अधिक लंबाई या सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो लंबाई जैसे देख रहे हैं a है, चौड़ाई b है, तो कर्ण क्या हो गया, ये इस प्रकार से ये कर्ण का मान आ गया। तो यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक इसी प्रकार घनाभ की दृष्टि से देखें, आइए तो अगर हम घनाभ की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर देखिए घनाभ, पहला सूत्र है घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको ऐसे कर लेते हैं, घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण पहले निकाल लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण ऐसे, ठीक है। तो घनाभ का जैसे पृष्ठीय विकर्ण निकालेंगे तो जिस प्रकार आप देखे होंगे प्रत्येक फलक आयताकार फलक होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई का आपको गुणा करना है। पहले लंबाई का वर्ग कीजिए,
चौड़ाई का वर्ग कीजिए और उसका योग करके उसका वर्गमूल लीजिए। ठीक है, तो घनाभ का आपको विकर्ण निकल जाएगा। क्योंकि आयत का सभी फलक आयताकार तो होता है, किंतु लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण सभी पृष्ठों का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कम से कम आमने सामने का जो पृष्ठ है उसका जो पृष्ठीय विकर्ण है वो समान होगा। ठीक, तो आइए पहला सूत्र आज का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह संपूर्ण पृष्ठ भी बोल दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणित, इसको अगर हम लंबाई माने ए बी को, और ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई सी हो गया, तो ए का बी से गुणा धन बी का सी से गुणा धन सी का ए से गुणा, इसका दुगना किया जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया, और क्षेत्रफल की इकाई में लिख देंगे वर्ग इकाई। ध्यान रखना है, यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, और यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मीटर में दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का मान वर्ग मीटर होगा। ठीक है, दूसरा सूत्र इसमें देखते हैं घनाभ के लिए, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन सामान्यतः आयतन को v से, वॉल्यूम से दर्शाते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ को s से दर्शाया जाता है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहाँ देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो आयतन अर्थात उस घनाभाकार आकृति की धारिता या समाव। ठीक है, तो इसके लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर दिया जाता है। अब यदि लंबाई को a से दर्शा रहे हैं, चौड़ाई को b से दर्शा रहे हैं, ऊंचाई को c से, तो इस प्रकार से a गुणित b गुणित c हो गया। और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर तीन विमाओं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा घन इकाई। ये क्या हो जाएगा? घन इकाई। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आपने लंबाई को L से लिखा है, चौड़ाई को B से लिखा है और ऊंचाई को S से लिखा है, तो आप उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, या LBH घन इकाई, ये भी ठीक है। ऐसे आइए अगला नंबर का इसमें सूत्र आता है तीसरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, घनाभ का आयतन हो गया। अब घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण अर्थात विकर्ण के लंबाई के लिए हम क्या देखते हैं, इसके लिए सूत्र है वर्गमूल में क्या है, a का वर्ग यानी लंबाई का वर्ग और धन चौड़ाई का वर्ग और धन ऊंचाई का वर्ग। ये तीनों के वर्गों का योग करके हमको वर्गमूल प्राप्त करना है। जो आएगा वो घनाभ का विकर्ण का लंबाई होगा, और इसके इकाई में यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का इकाई सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर घनाभ का विकर्ण यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे, और यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मीटर में है तो यहाँ घनाभ का विकर्ण में मीटर में लिख देंगे। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं, क्योंकि घनाभ का जो फर्श है वो क्या होता है, आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार। तो यहाँ लिख देंगे घनाभ के फर्श का परिमाप, पेरीमीटर। तो परिमाप का सूत्र हो जाएगा, चूंकि आयताकार है तो आयत का परिमाप का सूत्र है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यही आयताकार ये जो फर्श है ना उसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और सूत्र देख लेते हैं। चूंकि कमरा भी एक घनाभाकार माना जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं घनाभाकार
कमरे की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए सूत्र आप लिख देंगे 2 गुणित, यहाँ हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई और गुणित हो जाएगा ऊंचाई। ध्यान दीजिए, इसके पहले आपने घनाभ के फर्श का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई लिखा है, तो यहाँ लंबाई धन, यहाँ 2 गुणित लंबाई धन, यहाँ पर चौड़ाई है। तो इसके बदले में आप परिमाप भी लिख सकते हैं, परिमाप गुणित ऊंचाई। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। आइए अब घन संबंधी कुछ सूत्र प्राप्त करते हैं। पहला, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह संपूर्ण पृष्ठ भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, घन का जो प्रत्येक फलक होता है वर्गाकार होता है। क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, वर्ग है, इसकी भुजा बराबर होती है। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, अर्थात भुजा का वर्ग। तो एक फलक का क्षेत्रफल है a का वर्ग, तो घनाभ में कुल कितने फलक हैं? 6। तो इसलिए इसमें घन में 6 फलक हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुणित a का वर्ग या भुजा का घात 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इकाई में लिख देंगे वर्ग इकाई। फिर पूर्व की तरह ही, यदि घन की भुजा सेंटीमीटर में है तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर होगा, घन की भुजा मीटर में है तो यहाँ वर्ग मीटर होगा। आइए दूसरा सूत्र देखते हैं, घन का आयतन का देख लेते हैं। घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर, यहाँ पर चूंकि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है, तो आयत का जो आयतन का सूत्र देखे थे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, उसमें तीनों में हमने भुजा मान लिया। तो भुजा गुणित भुजा, तो भुजा को यदि a से दर्शाते हैं तो a गुणित a अर्थात a का घात 3, और इकाई में जाएगा घन इकाई, ऐसे, ठीक है। तीसरा सूत्र आता है घन का विकर्ण का लंबाई। घन का विकर्ण का लंबाई, विकर्ण बराबर, ध्यान दीजिए, घन का जो विकर्ण है आपको ध्यान में रखना है, इसमें घनाभाकार आकृति अर्थात घनाभ का जो विकर्ण आया था, मैं एक बार लिख के आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पर देखिए, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग, ये लंबाई का वर्ग था, धन चौड़ाई का वर्ग था, धन ऊंचाई का वर्ग। क्योंकि घन में तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, तो तीनों के स्थान पे क्या लिख देंगे? a का वर्ग धन a का वर्ग धन a का वर्ग। आइए इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 a का वर्ग। तो a को कॉमन यहाँ पर बाहर आ जाएगा, वर्गमूल a का वर्ग अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये बाहर आ गया, तो बचा क्या? 3, और यहाँ पर हो जाएगा इकाई। तो घन का जो विकर्ण है इसकी लंबाई a वर्गमूल 3 होती है। ध्यान दीजिए, ये जो विकर्ण है ये आकाशीय विकर्ण है। आकाशीय विकर्ण से तात्पर्य आप देखिए, मैं आपको चित्र में बता रहा हूँ, आपको विशेष इसमें ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो जैसे ये, इसको देखिए, ये नीचे वाला, ये यहाँ पर देखिए, इसको देख सकते हैं आप, यहाँ से जोड़ेंगे ये ऐसे, ठीक है ना। इस कोने को आप सामने वाले इस कोने से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया घन का। जैसे आपको घनाभ का विकर्ण जोड़ना है, आकाशीय विकर्ण, ठीक है। तो आकाशीय विकर्ण जैसे आपको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, जैसे ये ऊपर वाला जो है भाग, ये ऊपर वाला जो कोना है उसको आप क्या करेंगे, ये इधर नीचे वाले भाग से मिलाएंगे, ये कोने से, ये ऐसे। तो ये आपका क्या हो गया? घनाभ का आकाशीय विकर्ण हो गया, ठीक है ना। और पृष्ठीय विकर्ण के लिए तो जैसे जानते हैं आप, पृष्ठीय विकर्ण के लिए तो आपको इसी को मिला देना होगा, ये पृष्ठीय विकर्ण हो गया। इसी प्रकार इसका घन का पृष्ठीय विकर्ण मिलाना है तो ये ऐसे हो गया,
ठीक है ना। तो आपको इसको विशेष ध्यान में रखना होगा। तो एक सूत्र और बनता है, चौथा, घन का पृष्ठीय विकर्ण। घन का पृष्ठीय, ये पृष्ठीय विकर्ण, तो घन का पृष्ठीय विकर्ण हो जाएगा a वर्गमूल 2 हो जाएगा, यहाँ पर इकाई ऐसे, ठीक है। आइए प्रश्नावली 15(1) से प्रश्न क्रमांक 1। एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा है, तो घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हल लिखें। क्या प्रश्न में दिया है उसको हमको क्रम से लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर है घनाभ की लंबाई, एक एक करके लिख लेते हैं। घनाभ की लंबाई a बराबर है 8 मीटर, घनाभ की चौड़ाई b बराबर है 4 मीटर, घनाभ की ऊंचाई c बराबर है 2 मीटर, और घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण बराबर इसका प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए घनाभ के विकर्ण का जो सूत्र है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। घनाभ का विकर्ण बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग, ठीक है। तो मान रखिए a यानी 8 का वर्ग, b यानी 4 का वर्ग, c यानी 2 का वर्ग, ऐसे हल करेंगे। तो 8 का वर्ग यानी 8 गुणित 8, 8 अट्ठे 64, 4 का वर्ग यानी 4 चौक 16, और 2 का वर्ग यानी 4। आइए तीनों को जोड़ते हैं, 64, 16 और 4, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 84। क्या आएगा? 84। अब यहाँ पर 84 में ध्यान दीजिए, इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 21, तो ये 2 बाहर आ गया वर्गमूल लेने पर, और ये बच गया 21। चूँकि यहाँ पर मीटर में दिया है तो इसको अब आगे क्या लिख देंगे? मीटर। अब उत्तर क्या लिखेंगे? अतः घनाभ का विकर्ण 2 वर्गमूल 21 मीटर होगा, अर्थात घनाभ का प्रत्येक विकर्ण का लंबाई 2 वर्गमूल 21 मीटर होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जिसकी भुजा 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। अर्थात हमको घन का पृष्ठीय विकर्ण भी निकालना है और आकाशीय विकर्ण भी निकालना है। दिया क्या गया है? घन की भुजा, घन की भुजा जिसको a से दर्शाते हैं, ये है 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो आइए पहले सूत्र लिख देते हैं घन का पृष्ठीय विकर्ण का। घन का पृष्ठीय विकर्ण, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं घन का पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र होता है a वर्गमूल 2। तो यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है? 12 वर्गमूल 3, ठीक है, और वर्गमूल 2 का गुणा हो गया। तो 12, देखो परिमेय संख्या का गुणा परिमेय से, यहाँ परिमेय में 12 है, यहाँ परिमेय में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो 12 एकम 12, और अपरिमेय 3 है, यहाँ पर वर्गमूल 3 है, यहाँ वर्गमूल 2 है, तो अपरिमेय का गुणा अपरिमेय से, तो 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से घन का पृष्ठीय विकर्ण इसकी जो लंबाई है 12 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब इसके बाद अब हमको ज्ञात करना क्या है? आकाशीय विकर्ण। तो घन का आकाशीय विकर्ण, तो इसका सूत्र जानते हैं आप लोग, a वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 12 वर्गमूल 3, और यहाँ वर्गमूल 3 पहले से है, तो यहाँ पर देखिए 12 वर्गमूल 3 गुणित 3, तो परिमेय का परिमेय से गुणा कीजिए, तो 12 एकम 12, ठीक है, गुणित अपरिमेय का अपरिमेय से, तो यहाँ पर देखिए
वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 12 तिया 36 और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दो आंसर हमारे सामने है, एक ये आंसर है दूसरा ये आंसर है। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। हल, यहाँ पहले लिख लेते हैं कमरे की लंबाई ए बराबर है 10 मीटर, कमरे की चौड़ाई बी बराबर 10 मीटर, कमरे की ऊंचाई सी बराबर है 5 मीटर। ध्यान दीजिए, चूंकि कमरे में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, अर्थात कमरा जो है वह घनाभ आकार का है। मान लीजिए एक घनाभ की आकृति हमारे सामने है, ये कमरे को दर्शाता है। मान लीजिए कमरे को दर्शाता है जिसकी लंबाई है, देखिए ए बराबर 10 मीटर, चौड़ाई बी बराबर 10 मीटर और ऊंचाई सी बराबर 5 मीटर है। ठीक है, अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं कि उस बड़े से बड़े बांस की लंबाई ज्ञात करनी है। अब एक ऐसा हमको बांस, बड़ा से बड़ा बांस इसके अंदर रखना है, इस कमरे के अंदर, तो हम उसको किस प्रकार से बांस को रखें कि बांस, फिलहाल यहाँ जैसे खंभा दिया है, तो बड़े से बड़े खंभे की लंबाई क्या होगी जो इस कमरे में आसानी से हम रख सकते हैं। आइए एक परीक्षण करके देखते हैं। मान लीजिए, क्या देखते हैं, मान लीजिए खंभे को हम इसमें लंबाई के अनुदिश अगर रखते हैं, तो चूंकि कमरे की लंबाई 10 मीटर है, तो जो खंभा रखा जाएगा उसकी लंबाई भी 10 मीटर ही होगी। ठीक है, यदि हम खंभे को कमरे की चौड़ाई के अनुदिश रखते हैं ऐसे, तो चूंकि चौड़ाई 10 मीटर है अतः खंभे की अधिकतम लंबाई भी 10 मीटर ही होगी। यदि हम खंभे को कमरे में खड़ी रखना चाहें ऐसे ऊंचाई के अनुदिश, तो फिर चूंकि यहाँ पर कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है, तो रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े खंभे की लंबाई 5 मीटर ही होगी। परंतु यदि यहाँ पर खंभे को हम विकर्ण के अनुदिश अगर रखें, लंबवत नहीं अनुदिश, यदि हम कमरे में खंभे को विकर्ण के अनुदिश अगर हम रखें, जैसे अब एक यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अगर हम इससे मिला दें तो एक विकर्ण हो गया, तो ये संभवतः सबसे बड़े से बड़े खंभे की लंबाई यही होगी। तो इसके लिए हमको विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो आइए विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है घनाभाकार कमरे के विकर्ण की लंबाई, तो इसके लिए सूत्र आप लोग देखे हैं, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। मान रखिए 10 का वर्ग, ये 10 का वर्ग और सी का मान 5 है तो 5 का वर्ग। हल करते हैं, 10 दहम 100, 10 दहम 100 और 5 पंचे 25, तीनों को जोड़िए तो ये आ गया 225, वर्गमूल लेंगे तो ये आ गया 15 मीटर। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस घनाभाकार कमरे में जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े खंभे की लंबाई 15 मीटर होगी। ऐसा आंसर लिख लीजिए। तो ये हो गया आंसर। ठीक है।